शहर के लोगों ने हैरानी से देखा कि हान नदी के पुल पर एक विशालकाय राक्षस उल्टा लटका हुआ है, लेकिन अगले ही पल वह नदी में गिर पड़ा और पानी में जबरदस्त छींटे उठ गए। किसी को भी इस बात का जरा सा अंदाजा नहीं था कि एक भयानक तबाही उनके सामने आने वाली है। सभी लोग उत्सुकता से उस राक्षस को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। इसी बीच एक पीले बालों वाला लड़का हाथ में बियर की बोतल लेकर उसे राक्षस को पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल राक्षस अपनी पूंछ घुमाकर बोतल को लपक लेता है। यह देखकर सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन उन्हें अभी भी ऐसा लगता है जैसे वे किसी सर्कस का शो देख रहे हों। इसके बाद और भी लोग उस राक्षस की तरफ खाने पीने की चीजें फेंकने लगते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद राक्षस नदी के अंदर गायब हो जाता है। जब लोग हैरान होकर इधर उधर देखने लगते हैं, तभी पीले बालों वाले लड़के की नजर किसी चीज पर पड़ती है। वह देखता है कि कई दर्जन मीटर लंबा वह राक्षस इंसानों को खा रहा है। तभी लोगों को पहली बार एहसास होता है कि मामला बेहद खतरनाक है और वे जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन इंसानों की रफ्तार उस राक्षस के सामने कुछ भी नहीं थी। अगले ही पल एक आदमी को वह अपनी पूंछ से ऐसे उछालकर हान नदी में फेंक देता है जैसे कोई लट्टू घुमा रहा हो। यह देखकर पीले बालों वाले लड़के के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी अचानक राक्षस का पैर फिसल जाता है और वह तटबंध से नीचे गिर पड़ता है। मौका मिलते ही वह लड़का वहां से भाग निकलता है। उधर एक खूबसूरत लड़की आराम से गाना सुन रही होती है। उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि उसके आसपास कबूतर और लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। यही है निर्देशक बोंग जून हो की शानदार फैंटेसी फिल्म। डोबान पर इसे 7.6 की रेटिंग मिली और इसे 1,30,00,000 से भी ज्यादा लोगों ने देखा। रिलीज हुए 18 साल बीत जाने के बाद भी यह फिल्म मॉन्स्टर फिल्मों की दुनिया में आज तक एक मिसाल बनी हुई है। लेकिन इस पूरी कहानी की शुरुआत 1 साल पहले हुई थी। दक्षिण कोरिया में स्थित अमेरिकी सेना की एक प्रयोगशाला में एक अमेरिकी वैज्ञानिक को बड़ी मात्रा में एक्सपायर हो चुका फॉर्मल्डिहाइड कचरा मिलता है। वह तुरंत अपने सहायक को आदेश देता है कि इस सारे जहरीले रसायन को नाली में बहा दिया जाए। सहायक के अंदर अभी भी थोड़ी इंसानियत बाकी होती है। वह तुरंत समझाता है कि यह नाली सीधे हान नदी में जाकर मिलती है। हान नदी कोरियाई प्रायद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है और लाखों लोगों के पीने के पानी का मुख्य स्रोत है। लेकिन अमेरिकी वैज्ञानिक को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। आखिर प्रदूषित होने वाला इलाका न्यूयॉर्क तो नहीं था। बेबस सहायक मजबूरी में कई टन जहरीला कचरा नाली में बहा देता है। कुछ समय बाद एक बूढ़ा मछुआरा हान नदी में मछली पकड़ते समय एक अजीब सी मछली पकड़ लेता है। वह तुरंत उसे अपने साथी को दिखाता है, लेकिन जैसे ही उसका साथी उसे हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है, वह अजीब मछली उसे काट लेती है और तुरंत नदी में तैरकर गायब हो जाती है। इसके बाद वह धीरे धीरे विकसित होती रहती है। कुछ समय बाद फिर एक सुहानी दोपहर आती है। पार्क गांगडू, जो एक छोटा सा खोखा चलाता है, आराम से सो रहा होता है। तभी उसका बूढ़ा पिता उसे जगाता है और कहता है कि ग्राहकों के लिए बियर लेकर जाओ। लेकिन उसे क्या पता था कि उसी समय वह मछली अब एक भयानक राक्षस में बदल चुकी है। इसके बाद वही घटना होती है जिसे आपने शुरुआत में देखा। जो लोग किसी तरह बच निकलते हैं, वे सामने खड़े एक कंटेनर के अंदर जाकर छिप जाते हैं। नीले कपड़े पहने एक बुजुर्ग महिला तेजी से नहीं दौड़ पाती। वह अपनी आंखों के सामने कंटेनर का दरवाजा बंद होता देख लेती है और उसे लगता है कि अब उसकी मौत तय है। लेकिन अगले ही पल राक्षस कंटेनर के अंदर घुस जाता है और मानो उसके लिए खुला बुफे शुरू हो जाता है। जो लोग दरवाजे के पास थे, वे किसी तरह बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं, लेकिन बीच में फंसे लोगों की किस्मत बेहद खराब होती है। वे अपनी आंखों के सामने खून टपकते हुए देखते हैं। घबराए हुए लोग पीछे वाले दरवाजे की तरफ टूट पड़ते हैं और दर्जनों खून से सने हाथ बाहर निकलने लगते हैं। इसी निराशा के बीच पार्क गांगडू न जाने कहां से हिम्मत जुटा लेता है। वह एक विदेशी आदमी के साथ मिलकर अंदर फंसे लोगों को बचाने दौड़ पड़ता है। यही एक आम इंसान के भीतर छिपी इंसानियत की सबसे बड़ी चमक होती है। हो सकता है वह जिंदगी में आलसी हो, कोई बड़ी कामयाबी हासिल न कर पाया हो, लेकिन जब असली वक्त आता है तो वही सबसे आगे खड़ा मिलता है। काफी कोशिशों के बाद वे कंटेनर का दरवाजा खोल देते हैं, लेकिन उसी समय राक्षस भी बाहर निकल आता है और सीधे भाग रहे एक आदमी पर झपट पड़ता है। विदेशी आदमी तुरंत जमीन से एक पत्थर जैसी फर्श की स्लैब उखाड़कर पूरी ताकत से राक्षस पर फेंकता है। जब उससे भी कोई असर नहीं होता तो पार्क गांगडू सीमेंट के चबूतरे सहित एक भारी खंभा उठाता है और दोनों मिलकर राक्षस पर हमला कर देते हैं। लेकिन विदेशी आदमी बच नहीं पाता और राक्षस उसे अपने नीचे दबा देता है। ये सब अपनी आंखों के सामने देखकर पार्क गांगडू न जाने कहां से फिर हिम्मत जुटा लेता है। वह दोबारा वही भारी खंभा उठाकर
पूरी ताकत से राक्षस पर दे मारता है। वार सीधे उसकी पूंछ पर लगता है। हालांकि इससे राक्षस घायल तो हो जाता है, लेकिन वह पूरी तरह बौखला उठता है। बाहर चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई होती है, लेकिन छोटी सी दुकान के अंदर माहौल अभी भी अजीब तरह से शांत बना हुआ है। पार्क गांगडू की बेटी ह्योन-सो अपने दादा के साथ बैठकर अपनी बुआ पार्क नामजू की तीरंदाजी प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण देख रही होती है। जैसे ही समय खत्म होने वाला होता है, पार्क नामजू को अचानक कुछ अजीब सा एहसास होता है। वह झिझकते हुए अपना तीर नीचे कर देती है और इसी वजह से उसके हाथ से स्वर्ण पदक निकल जाता है। ह्योन-सो यह देखकर बेहद निराश हो जाती है और बाहर भागकर यह देखने जाती है कि उसके पिता लौटे या नहीं। उसी समय उसका पिता पार्क गांगडू दौड़ता हुआ उसकी ओर आता है, लेकिन भगदड़ के बीच भागते भागते गांगडू को अचानक एहसास होता है कि उसने अपनी बेटी का नहीं बल्कि किसी दूसरी बच्ची का हाथ पकड़ रखा है। उसके मन में घबराहट भर जाती है और वह पागलों की तरह अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। काफी तलाश के बाद आखिरकार उसे ह्योन-सो दिखाई देती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। राक्षस उसके पीछे पहुंच चुका होता है। वह अपनी पूंछ से ह्योन-सो को लपेट लेता है और एक ही छलांग में वापस नदी में कूद जाता है। अपनी बेटी को पानी की सतह पर छटपटाते देखकर गांगडू बिना एक पल सोचे नदी में कूद पड़ता है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार साबित होती हैं। उसी पल पूरे परिवार की दुनिया उजड़ जाती है। घटना के बाद सरकार हान नदी के पूरे इलाके को सील कर देती है और आदेश देती है कि सभी घायलों और प्रभावित लोगों को तुरंत वहां से हटाया जाए। लेकिन जो लोग मर चुके थे वे कभी वापस नहीं आ सकते थे। जब पार्क नामजू प्रतियोगिता खत्म करके लौटती है, तभी उसे इस हादसे की खबर मिलती है। वह सदमे में शरण शिविर पहुंचती है। उसकी आंखों के सामने रखी अनगिनत काले सफेद तस्वीरें उन परिवारों की गवाही दे रही होती हैं जिनकी खुशियां हमेशा के लिए उजड़ चुकी थीं। सिर्फ एक प्रतियोगिता की वजह से वह अपनी प्यारी भतीजी से हमेशा के लिए बिछड़ गई थी। पार्क नामजू अपने हाथ में कांस्य पदक लेकर आंसुओं से भरी आंखों के साथ श्रद्धांजलि स्थल पर पहुंचती है। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। वह अपनी भतीजी की तस्वीर के सामने फूट फूट कर रो पड़ती है। उसी समय उसका छोटा भाई पार्क नामिल भी वहां पहुंचता है। वह अपनी भतीजी का नाम पुकारते हुए परिवार के साथ जमीन पर गिर पड़ता है। चारों तरफ सिर्फ मातम पसरा होता है, लेकिन तभी पत्रकारों की भीड़ वहां टूट पड़ती है। वे इस दर्दनाक पल को अपने कैमरों में कैद करने की होड़ में लग जाते हैं। एक तरफ लोग अपने अपनों को खोकर टूट चुके थे, दूसरी तरफ कुछ लोग अगले दिन की सबसे बड़ी खबर पाने की होड़ में लगे थे। उस पल दोनों की भावनाओं का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं था। अचानक पार्क नामिल अपने बड़े भाई गांगडू पर टूट पड़ता है। वह गुस्से में पूछता है कि वह अपनी बेटी का हाथ ठीक से क्यों नहीं पकड़ पाया। गांगडू के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। वह बार बार बस एक ही बात दोहराता रहता है, मुझे लगा था मैंने उसी का हाथ पकड़ा हुआ था। दोनों भाई एक दूसरे को दोष देने लगते हैं और बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। आखिरकार सुरक्षा कर्मियों को बीच में आकर उन्हें अलग करना पड़ता है। कुछ देर बाद जब माहौल थोड़ा शांत होता है तो पूरा परिवार एक साथ बैठ जाता है, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए। जिस दिन गांगडू की पत्नी बेटी को जन्म देकर उन्हें छोड़कर चली गई थी, उसी दिन से मानो इस परिवार पर कोई अभिशाप लग गया था। सबसे बड़ा बेटा गांगडू पूरी तरह टूट चुका था। वह दिन भर सिर्फ सोता रहता था और किसी काम का नहीं रह गया था। सबसे छोटा भाई नामिल हर समय शराब में डूबा रहता था और हर समस्या से भागने की कोशिश करता था। अब जब इतनी बड़ी मुसीबत आई तो सभी बस एक दूसरे को दोष दे रहे थे। सिर्फ बूढ़े पिता ही ऐसी बात कहते हैं जो सबको सोचने पर मजबूर कर देती है। उसी दौरान अचानक पीछे से किसी के गिरने की आवाज आती है। सभी लोग एक साथ पीछे मुड़कर देखते हैं। वे देखते हैं कि सुरक्षा पोशाक पहने एक कर्मचारी हाथ में लाउडस्पीकर लेकर पूछ रहा है, आज यहाँ किन किन लोगों का हान नदी वाले राक्षस से सीधा संपर्क हुआ था। गांगडू कुछ समझ नहीं पाता। वह हाथ उठाने ही वाला होता है कि उसका भाई उसे रोक देता है। पार्क नामिल खुद आगे बढ़कर पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। यहीं से साफ पता चलता है कि पूरे परिवार में सबसे ज्यादा विरोध करने की हिम्मत उसी में है, लेकिन कर्मचारी कुछ भी बताने को तैयार नहीं होता। अगले ही पल कीटाणुनाशक मशीनें पूरे हॉल में दवा का छिड़काव शुरू कर देती हैं। कर्मचारी लोगों को बाहर निकालते हुए फिर पूछता है, क्या किसी का उस राक्षस से बहुत नजदीक से संपर्क हुआ था। इस बार गांगडू हाथ उठाकर सच सच बता देता है कि राक्षस का कुछ खून उसके चेहरे पर आकर गिरा था। उस समय उसे सरकार पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने बिना कुछ छिपाए सब बता दिया। लेकिन अक्सर सबसे ज्यादा तकलीफ वही उठाते हैं जो सच बोलते हैं। उसे अपने साथ ले जाने के बाद सरकार आधिकारिक घोषणा करती है। पता चलता है कि गांगडू के साथ राक्षस से लड़ने वाला विदेशी व्यक्ति
अमेरिकी सेना का एक अधिकारी था। उसे बचा तो लिया गया था, लेकिन उसके शरीर में तेजी से संक्रमण फैलने लगा था। उसके शरीर से लिए गए वायरस के नमूने जांच के लिए रोग नियंत्रण केंद्र भेज दिए गए थे। अंतिम रिपोर्ट आने तक किसी को नहीं पता था कि संक्रमित लोग भी कहीं उस राक्षस की तरह बदल तो नहीं जाएंगे। इसी वजह से सरकार पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर कीटाणुनाशक छिड़काव करती है। साथ ही राक्षस को पकड़ने के लिए विशेष टीम भेजी जाती है और जिन लोगों का उससे संपर्क हुआ था उन सभी को क्वारंटीन कर दिया जाता है। गांग डू को भी अस्पताल ले जाया जाता है। वहां डॉक्टर उसे खास तौर पर चेतावनी देता है कि अगले दिन होने वाली जांच से पहले वह कुछ भी नहीं खाएगा। लेकिन गांग डू को बहुत जोर की भूख लगी होती है। आधी रात को वह चुपके से एक डिब्बा बंद खाना खोल लेता है। जैसे ही वह पहला निवाला खाता है तभी उसका फोन बज उठता है। इतनी रात में आमतौर पर उसे कोई फोन नहीं करता। वह कॉल उठाता है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती, सिर्फ किसी की भारी भारी सांसें सुनाई देती रहती हैं। हेलो। अगले दिन सरकारी कर्मचारी हान नदी के पुल के नीचे अपना काम कर रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें संयोग से 10,000 वॉन का एक नोट मिलता है। जैसे ही वह उसे उठाकर वापस लौटने लगता है तभी राक्षस एक बार फिर प्रकट हो जाता है। वह अपनी पूंछ से उसे लपेटकर उठा लेता है और शहर के सीवर में बने एक बड़े भूमिगत नाले तक ले जाता है। वहां पहुंचकर पता चलता है कि उस जगह पर 4-5 लाशें पहले से पड़ी हुई हैं। स्पष्ट था कि राक्षस इंसानों को मारकर वहां जमा कर रहा था ताकि बाद में उन्हें अपना भोजन बना सके। उधर सबसे पहले अगवा की गई ह्योनसो एक किनारे बने पाइप के अंदर छिपी होने की वजह से बच जाती है। जैसे ही राक्षस वहां से चला जाता है, ह्योनसो तुरंत बाहर निकलती है और उस कर्मचारी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी हालत इतनी गंभीर होती है कि उसे बचाया नहीं जा सकता। बेबस होकर ह्योनसो फिर से पाइप के अंदर छिप जाती है और मन ही मन उम्मीद करती है कि उसका पिता उसे बचाने जरूर आएगा। दूसरी तरफ गांग डू तुरंत पुलिस को बताता है कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है, लेकिन पुलिस उसकी बात सुनकर लापरवाही से मृतकों की सूची पलटती है और कहती है कि ह्योनसो का नाम तो पहले ही मृतकों की सूची में दर्ज है। वे उसकी बात की पुष्टि करने की जरूरत तक नहीं समझते। ये सुनकर पार्क नाम इल का गुस्सा फूट पड़ता है। वह पुलिस से चिल्लाकर कहता है, क्या आप लोग मेरी भतीजी के मोबाइल फोन का सिग्नल तक ट्रैक नहीं कर सकते? इसी बीच बूढ़े पिता अपनी बची खुची पेंशन निकालकर पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस फिर भी यही कहती रहती है कि गांगडू को जो फोन आया था वह शायद सिर्फ उसका वहम या सपना था। पुलिस का यह रवैया देखकर गांगडू पूरी तरह टूट जाता है। वह अपना मोबाइल निकालकर सबके सामने समझाने लगता है। उसका मानना था कि राक्षस ने उसकी बेटी को खाया नहीं, बल्कि उसे जिंदा उगलकर सीवर में छिपा दिया है। लेकिन उसकी बात सुनते ही पुलिस डॉक्टरों को बुला लेती है। वे सलाह देते हैं कि गांगडू का मानसिक इलाज कराया जाए, क्योंकि शायद सदमे की वजह से उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। अब साफ हो जाता है कि उन्हें अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी और पर नहीं, सिर्फ खुद पर भरोसा करना होगा। परिवार वालों की मदद से गांगडू चुपके से अस्पताल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह गलियारे में पहुंचता है, एक नर्स उसे देख लेती है। उसी समय पार्क नामिल उसका हाथ पकड़कर तेजी से भाग निकलता है। दूसरी ओर बूढ़े पिता अपने एक जान पहचान वाले को फोन करते हैं। फिर पूरा परिवार लिफ्ट से नीचे पार्किंग में पहुंचता है। उन्हें लगता है कि अब वे आसानी से ह्योनसो की तलाश शुरू कर देंगे, लेकिन बूढ़े पिता जिस व्यक्ति को जानते थे वह कोई मददगार नहीं, बल्कि एक लालची दलाल निकलता है। वह हान नदी के भूमिगत नक्शे और जरूरी सामान देने के बदले 1 करोड़ वॉन की भारी रकम मांगता है। अपनी इकलौती पोती को बचाने के लिए बूढ़े पिता आंसू भरी आंखों से अपने सारे गहने और जेब में रखा सारा पैसा उसे दे देते हैं। तभी कहीं जाकर उनका हिसाब पूरा होता है। इसके बाद वे गाड़ी से हान नदी के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहले से ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होती है। अंदर जाने वाले हर व्यक्ति की सख्ती से जांच की जा रही होती है। चेक पोस्ट पार करने के लिए बूढ़े पिता अपनी आखिरी बची हुई गुप्त जमा पूंजी भी रिश्वत में दे देते हैं। तब जाकर पूरा परिवार सुरक्षा घेरा पार कर पाता है। हान नदी को दोबारा देखकर गांगडू के मन में उम्मीद जाग उठती है। उसे विश्वास होता है कि इस बार वह अपनी बेटी को जरूर ढूंढ निकालेगा। लेकिन वे एक एक करके सभी सीवरों की तलाशी लेते हैं और कहीं भी ह्योनसो का कोई सुराग नहीं मिलता। तलाशी के दौरान गांगडू अपने शरीर को भी अच्छी तरह साफ करता रहता है। उसे डर था कि कहीं उसके शरीर पर मौजूद कोई संक्रमण उसकी बेटी तक न पहुंच जाए। लगातार कई दिनों तक तलाश करने के बाद पूरा परिवार पूरी तरह थक कर चूर हो जाता है। जब वे आखिरी सीवर की जांच कर रहे होते हैं तभी उन्हें अचानक कोई आवाज सुनाई देती है। घबराहट में गलती से बंदूक चल जाती है। जब वे ऊपर देखते हैं तो पता चलता है कि वह सिर्फ ऊपर से रिसता हुआ पानी था। सभी राहत की सांस लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि पास ही बने एक रास्ते में 2 लोग छिपे हुए हैं। वे एक बड़ा
और एक छोटा 2 बेघर भाई बहन होते हैं। वे काफी समय से वहीं छिपकर अपना गुजारा कर रहे थे। हाल के दिनों में भूख से परेशान होकर वे खाने की तलाश में बाहर निकले थे। उन्हें हान नदी के उस राक्षस के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। इसी वजह से वापस लौटते समय उनकी सीधी टक्कर उसी राक्षस से हो जाती है। पूरा दिन भटकने के बाद पार्क परिवार बेहद थका हुआ अपनी पुरानी छोटी दुकान में लौटता है। वे कुछ इंस्टेंट नूडल्स निकालते हैं। उस परिचित जगह को देखकर सबके मन में गहरा सन्नाटा और दर्द भर जाता है। एक समय यही छोटी सी दुकान ह्योन्सो की हंसी से गूंजती रहती थी। उसके जन्म ने इस परिवार को फिर से जीने की वजह दी थी और गांगडू की साधारण सी जिंदगी को भी एक मकसद मिल गया था। अब उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल बार बार उठता है, क्या ह्योन्सो आज भूखी होगी? क्या वह बहुत डरी हुई होगी? उधर राक्षस अपने ठिकाने पर 2 नए शिकार लेकर पहुंचता है। वे वहीं बेघर भाई बहन होते हैं। अच्छी बात यह थी कि छोटी लड़की अभी भी जिंदा थी, लेकिन बुरी बात यह थी कि अब राक्षस को कुछ शक होने लगा था। जब वह दोबारा उनकी तरफ लौटता है तो ह्योन्सो तुरंत उस छोटी लड़की को अपनी बाहों में छिपा लेती है। इस तरह वे दोनों एक बार फिर बच जाती हैं। लेकिन अगर यही हाल रहा तो राक्षस उन्हें खाए या न खाए, वे भूख से जरूर मर जाएंगी। दोबारा तलाश शुरू करने की तैयारी कर रहे पार्क परिवार की नजर अचानक घास के मैदान में धूप सेंक रहे राक्षस पर पड़ती है। बूढ़े पिता चुपचाप बंदूक उठाते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और निशाना साधकर गोली चला देते हैं। लेकिन यह हमला राक्षस को मारने के बजाय उसे पूरी तरह भड़का देता है। वह पागलों की तरह उनकी ओर दौड़ता है और एक ही झटके में छोटी दुकान को पलट देता है। पूरा परिवार मौत के मुंह में पहुंच जाता है। ऐसे में बूढ़े पिता बिना समय गंवाए दूसरी गोली चलाते हैं। कुछ पल के लिए बाहर सब शांत हो जाता है। वह धीरे धीरे रेंगते हुए बाहर निकलते हैं और सोचते हैं कि शायद राक्षस मर चुका है। लेकिन तभी वे देखते हैं कि राक्षस घास पर पड़ा जोर जोर से सांस ले रहा है। गुस्सैल स्वभाव वाला पार्क नामिल तुरंत आगे बढ़कर एक और गोली चला देता है। दर्द से तड़पकर राक्षस पलटता है और वहां से भाग निकलता है। पूरा पार्क परिवार उसके पीछे दौड़ पड़ता है। वे लगभग सारी गोलियां चला देते हैं, लेकिन राक्षस की रफ्तार इतनी तेज होती है कि वह फिर से पुल के नीचे पहुंच जाता है। गोली चलने की आवाज सुनकर गश्ती दल भी वहां पहुंच जाता है। उनकी आंखों के सामने ही राक्षस एक बार फिर नदी में कूदकर गायब हो जाता है। अब पूरे परिवार को समझ आ जाता है कि अगर इस बार मौका हाथ से निकल गया तो वे शायद कभी ह्योन्सो को वापस नहीं ला पाएंगे। बूढ़े पिता बाकी सभी को गाड़ी में लौट जाने के लिए कहते हैं। वह खुद राक्षस से आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला कर लेते हैं। तभी अचानक पार्क नामजू बिना किसी आवाज के सामने आ जाती है। वह अपना धनुष उठाकर राक्षस की दिशा में निशाना साधती है। बूढ़े पिता घबरा जाते हैं। वे अपनी पोती को पहले ही खो चुके थे। अब वे अपनी बेटी को भी खतरे में नहीं डाल सकते थे, इसलिए वे तुरंत अपने बेटे से कहते हैं कि नामजू को वहां से दूर ले जाएं। लेकिन इसी थोड़ी सी देर में राक्षस फिर से किनारे पर आ जाता है। पीछे आहट महसूस करते ही बूढ़े पिता समझ जाते हैं कि अब उनका बचना मुश्किल है। वे बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उठाते हैं और गांगडू की तरफ इशारा करते हैं, मानो कह रहे हों, तुम चले जाओ, सिर्फ तुम ही जिंदा रहोगे, तभी मेरी पोती को बचा पाओगे। अगले ही पल राक्षस उन्हें जोरदार टक्कर मार देता है, फिर अपनी पूंछ में लपेटकर पूरी ताकत से उन्हें किनारे की ओर पटक देता है। जब तक गांगडू उनके पास पहुंचता है तब तक बूढ़े पिता दम तोड़ चुके होते हैं। उसी समय गश्ती दल भी वहां पहुंच जाता है। गांगडू आंसुओं से भरी आंखों के साथ एक अखबार उठाता है और अपने पिता के चेहरे पर ढक देता है। वह चाहता तो वहीं से चला जाता, लेकिन अपने पिता की दर्दनाक मौत और हमेशा के लिए उजड़ चुके घर का ख्याल आते ही वह खुद को रोक नहीं पाता। वह एक बार फिर लौटकर अपने पिता को आखिरी बार देखने चला जाता है, भले ही सिर्फ एक नजर ही क्यों ना हो। यहीं पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार होते समय भी गांगडू की नजर अपने पिता के शव से नहीं हटती। गांगडू की गिरफ्तारी के बाद दक्षिण कोरिया का हान नदी के राक्षस के खिलाफ अभियान पूरी तरह असफल हो जाता है। इसके बाद अमेरिकी सेना सीधे हस्तक्षेप करने का फैसला करती है। वे हान नदी में एक नया रासायनिक कीटाणुनाशक हथियार छोड़ने की योजना बनाते हैं, जिसका उद्देश्य कई किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी जीवाणुओं को खत्म करना होता है। लेकिन यह खबर फैलते ही दक्षिण कोरिया के लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। शहर भले ही किसी तरह चल रहा हो, लेकिन अब लगभग हर व्यक्ति घर से निकलते समय अपने चेहरे पर मास्क पहनने लगता है। उधर पार्क नाम इल अपने पिता की मौत अपनी आंखों से देख चुका था। उसका बड़ा भाई भी गिरफ्तार हो चुका था। अब उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी अचानक उसके कंधों पर आ गई है। वह अपने पिता और भाई की तस्वीरों वाले वांटेड पोस्टर को देखता है और धीरे धीरे
के उसके पास चला जाता है। उसके मन में सिर्फ एक सवाल घूम रहा होता है, मैं कहाँ जाऊं ताकि ह्योन-सो को वापस ला सकूं। तभी अंधेरे से दो हाथ निकलते हैं और उसे जबरदस्ती एक कोने में खींच लेते हैं। होश आने पर वह देखता है कि सामने उसकी कंपनी का एक वरिष्ठ कर्मचारी खड़ा है। वह बताता है कि उसने उसके परिवार के बारे में सब सुन लिया है। उसके पास एक ऐसा संचार तंत्र है जिससे ह्योन-सो के मोबाइल फोन की लोकेशन पता लगाई जा सकती है। उसकी मदद से दोनों चुपके से एक इमारत के अंदर पहुंचते हैं, लेकिन उस सिस्टम में लॉगिन करने के लिए पासवर्ड चाहिए होता है। वरिष्ठ कर्मचारी कहता है कि वह ऑफिस से पासवर्ड लेकर आता है। फिर जैसे उसे अचानक कुछ याद आता है, वह नामिल से पूछता है, तुम्हारी बहन कहाँ है? नामिल थोड़ी झिझक के साथ जवाब देता है कि भागते समय वह अपनी बहन से बिछड़ गया था। ये सुनकर वह आदमी कुछ निराश सा दिखाई देता है। वह ऑफिस का दरवाजा खोलता है, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर नामिल सन्न रह जाता है। पूरा कमरा लोगों से भरा हुआ था। असल में जब से उनके परिवार को वांटेड घोषित किया गया था और सरकार ने उन पर इनाम रखा था, तभी से उस वरिष्ठ कर्मचारी ने मदद का नाटक रचा था। उसका असली मकसद पूरे परिवार को पकड़वाकर इनाम हासिल करना था। वाकई अशांत समय में सबसे कम भरोसेमंद चीज इंसान का लालच होता है। इसी बीच नाम-इल खुद ही पासवर्ड ढूंढ लेता है और ह्योन-सो की लोकेशन भी पता कर लेता है। लेकिन जैसे ही वह किसी को बुलाने की कोशिश करता है, ऑफिस से बड़ी संख्या में कर्मचारी उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। ये समझते ही कि उसके साथ धोखा हुआ है, नाम-इल तुरंत सूझबूझ दिखाता है। वह एक सेफ्टी पिन से बिजली की लाइन में शॉर्ट सर्किट कर देता है। मौका मिलते ही अफरा तफरी का फायदा उठाकर वहां से भाग निकलता है, लेकिन तब तक पुलिस भी पहुंच चुकी होती है। चारों तरफ से घिर जाने पर वह रेलिंग के बाहर लटक जाता है और दोनों हाथों से उसे कसकर पकड़ लेता है। उसका इरादा था कि पुलिस के चले जाने के बाद वह नीचे उतर जाएगा, लेकिन अचानक उसका हाथ फिसल जाता है और वह नीचे गिर पड़ता है। भीषण दर्द सहते हुए वह किसी तरह पुल के नीचे पहुंचता है। अपनी बची हुई आखिरी ताकत से वह ह्योन-सो की लोकेशन पार्क नामजू तक पहुंचा देता है। अब पूरे परिवार की आखिरी उम्मीद सिर्फ नामजू पर टिकी होती है। मैसेज मिलते ही पार्क नामजू तुरंत ह्योन-सो की लोकेशन वाले पुल के नीचे पहुंच जाती है। रास्ते में वह गांग-डू को एक फोन भी करती है, लेकिन उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाती कि तभी राक्षस एक बार फिर सामने आ जाता है। नामजू तुरंत अपना धनुष उठाकर निशाना साधती है, लेकिन तीर छोड़ने से पहले ही राक्षस उसे जोरदार टक्कर मार देता है। वह उछलकर एक संकरी दरार में जा गिरती है। खुशकिस्मती से वह जगह इतनी तंग होती है कि राक्षस उसके अंदर नहीं घुस पाता। कुछ देर कोशिश करने के बाद राक्षस वहां से चला जाता है। उधर फोन पर अपनी बहन की आवाज अचानक बंद होते ही गांग-डू घबरा उठता है। वह तुरंत अपने आसपास मौजूद डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ से विनती करता है कि वे पुल के नीचे जाकर लोगों को बचाए, लेकिन उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। बेबस होकर गांग-डू सबको धक्का देकर फिर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती। कुछ ही देर में उसे पकड़ लिया जाता है। उसे बेहोश करने के लिए एक इंजेक्शन लगाया जाता है। सबको लगता है कि वह तुरंत सो जाएगा, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि गांग-डू बेहोश होने के बजाय और भी ज्यादा होश में दिखाई देता है। यह देखकर डॉक्टर भी चौंक जाते हैं। वे उसके शरीर से खून का नमूना लेने ही वाले होते हैं कि तभी एक अमेरिकी वैज्ञानिक वहां पहुंचता है। उसे पता चला था कि जिस छोटी लड़की को राक्षस उठा ले गया था वह अभी भी जिंदा है। वह गांग-डू से पूछताछ करता है और उल्टा शिकायत करते हुए कहता है, तुमने सरकार को यह बात पहले क्यों नहीं बताई? यह सुनकर गांग-डू की आंखों में बेबसी भर जाती है। वह कहता है, मैंने यह बात कई बार बताई थी, लेकिन आप लोगों ने कभी मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया। अगर आपको लगता है कि यह वैज्ञानिक एक अच्छा इंसान है तो आप पूरी तरह गलत हैं। वह खुलासा करता है कि उसने बहुत पहले ही पता लगा लिया था कि हान नदी के राक्षस के शरीर में किसी भी तरह का वायरस मौजूद नहीं है, लेकिन उसने यह बात जानबूझकर सरकार से छिपाई क्योंकि उसके पीछे कुछ ऐसे मकसद थे जिन्हें वह दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहता था। सीधी सी बात यह थी कि वायरस का बहाना बनाकर वे उन सभी लोगों को बंदी बना सकते थे जिनका कभी भी राक्षस से संपर्क हुआ था और फिर खुलेआम उन पर इंसानी प्रयोग कर सकते थे। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बेहोश होने से पहले गांग-डू उसकी सारी बातें सुन चुका है। अब तक बेहोशी की दवा अपना असर दिखाने लगती है। ऑपरेशन थिएटर में ले जाते समय भी गांग-डू बार बार यही बड़बड़ाता रहता है, मुझे कोई वायरस नहीं हुआ है, कृपया मेरी बेटी को बचा लीजिए। उस समय उसकी हालत किसी वध के लिए ले जाए जा रहे बेबस जानवर जैसी थी। उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी। वह सिर्फ अपनी बेटी को सुरक्षित वापस पाना चाहता था। लेकिन उस समय वायरस से भी ज्यादा खतरनाक चीज इंसानों का लालच और स्वार्थ था। उधर कई दिनों से अपने परिवार का इंतजार कर रही ह्योन-सो को जब कोई लेने नहीं आता तो वह मजबूर होकर उस छोटे बच्चे के साथ खुद ही वहां से निकलने
निकलने का फैसला करती है। दोनों एक लाश के कपड़े उतारते हैं, उन्हें फाड़कर लंबी रस्सी बनाते हैं, फिर कुछ औजारों की मदद से उसे ऊपर की तरफ बांधने की तैयारी करते हैं। ह्योनसो अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सी ऊपर फेंकती है। काफी कोशिशों के बाद रस्सी आखिरकार सीवर के मुहाने पर अटक जाती है। उसे लगता है कि अब वे आखिरकार बाहर निकल जाएंगे, लेकिन तभी राक्षस की आवाज फिर से सुनाई देती है। ह्योनसो तुरंत उस बच्चे को लेकर वापस छिप जाती है। कुछ ही पल बाद राक्षस गुफा के मुहाने पर आ पहुंचता है। वह अपना मुंह खोलकर जोर से उल्टी करता है। सबसे पहले एक इंसानी खोपड़ी बाहर गिरती है, फिर उसके बाद एक एक करके इंसानों की ढेर सारी हड्डियां बाहर निकलने लगती हैं। कोई नहीं जानता कि इन दिनों उसने आखिर कितने लोगों को अपना शिकार बनाया था। यह भयानक दृश्य देखकर ह्योनसो डर के मारे अपने मुंह पर हाथ रख लेती है, लेकिन तभी राक्षस की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है। इधर ऑपरेशन के बाद गांग डू पूरी तरह सुन्न दिखाई देता है, मानो उसके शरीर से सारी चेतना निकल चुकी हो। यह देखकर नर्स और सुरक्षा कर्मी भी निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि गांग डू अचानक हमला कर देगा। वह एक नर्स को बंधक बना लेता है और कर्मचारियों को मजबूर कर देता है कि वे दरवाजा खोल दें। बाहर निकलते ही उसे पता चलता है कि वह किसी अस्पताल में नहीं बल्कि जंगल के बीच बने एक अस्थायी सैन्य शिविर में रखा गया था। अपने चारों ओर अनजान जगह देखकर उसका डर और बढ़ जाता है। वह नर्स को साथ लेकर वहां से भाग निकलता है, इस उम्मीद में कि किसी तरह अपने घर का रास्ता मिल जाए। दूसरी तरफ कई दिनों से बेहोश पड़ा पार्क नामिल आखिरकार होश में आ जाता है। एक बेघर आदमी की मदद से वह टैक्सी पकड़ता है। उसका इरादा अपनी भतीजी को ढूंढने का था, लेकिन टैक्सी चालक उसे बताता है कि इस समय सभी लोग उसी दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी सेना हान नदी में एक नया रासायनिक पदार्थ छोड़ने वाली थी ताकि राक्षस को खत्म किया जा सके। इसी फैसले के विरोध में शहर भर के लोग सड़कों पर उतर आए थे। उधर ह्योनसो देखती है कि राक्षस गहरी नींद में सो रहा है। वह धीरे धीरे उसके पास जाती है, जमीन पर पड़ी एक बियर की बोतल उठाकर पूरी ताकत से दूर फेंक देती है। खुशकिस्मती से राक्षस की नींद नहीं खुलती। ह्योनसो समझ जाती है कि यही उसका सबसे अच्छा मौका है। वह छोटे बच्चे से कहती है कि वह यहीं छिपकर उसका इंतजार करे। इसके बाद वह पूरी ताकत से बाहर की ओर दौड़ पड़ती है। राक्षस के शरीर पर पैर रखकर वह ऊपर की तरफ छलांग लगाती है। बहुत मुश्किल से वह रस्सी पकड़ लेती है, लेकिन अगले ही पल उसे महसूस होता है कि उसका शरीर हवा में लटक गया है। पीछे मुड़कर देखने पर उसे पता चलता है कि राक्षस ने अपनी पूंछ से उसे कसकर जकड़ रखा है। डर के मारे उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह हिलने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाती। उसे लगता है कि शायद अब उसकी मौत तय है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि राक्षस कुछ देर बाद उसे धीरे से नीचे छोड़ देता है और फिर उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। उसी समय वह छोटा बच्चा भी बाहर आ जाता है। ह्योनसो जमीन पर खड़ी होती है, लेकिन उसे अब भी ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे उसके पैर हवा में लटक रहे हों। वह धीरे से बच्चे से कहती है, अंदर वापस चले जाओ। ह्योनसो धीरे धीरे अपना पैर हिलाती है। अगले ही पल राक्षस अचानक हरकत करने लगता है। उधर गांग डू अनगिनत मुश्किलों से गुजरने के बाद आखिरकार उस सुरंग तक पहुंच जाता है जहां ह्योनसो छिपी हुई थी। ह्योनसो द्वारा बनाई गई रस्सी के सहारे वह धीरे धीरे नीचे उतरता है और जोर जोर से अपनी बेटी का नाम पुकारता है। उसी समय राक्षस ऊपर से गुजरता है। उसके मुंह में किसी इंसान का एक हाथ साफ दिखाई दे रहा होता है। यह देखकर गांग डू का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वह घबराकर तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ता है। इसी बीच पार्क नामजू को भी होश आ जाता है। दोनों राक्षस का पीछा करते हुए हान नदी के किनारे पहुंचते हैं। वहां पहले से ही बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जमा हो चुके होते हैं। सरकार उन्हें रोकने के लिए सेना और पुलिस तैनात कर देती है। उसी समय राक्षस भी तेजी से उसी दिशा में बढ़ने लगता है। पुलिस उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गांगडू को डर होता है कि कहीं पुलिस की गोलियां उसकी बेटी को न लग जाए, इसलिए वह बिना कुछ सोचे सीधे नदी में कूद पड़ता है। जैसे ही राक्षस किनारे पर पहुंचने वाला होता है, सरकार तुरंत जहरीली गैस छोड़ देती है। उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं होती कि वहां अभी भी कई निर्दोष लोग मौजूद हैं। जहरीली गैस के असर से राक्षस जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। गांगडू पागलों की तरह उसकी तरफ दौड़ता है। वह पूरी ताकत से राक्षस का मुंह खोलता है। अंदर फंसा हुआ एक इंसानी हाथ देकर उसका दिल दहल जाता है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी बेटी को बाहर खींच लेता है और उसे सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा है। जब गांगडू ह्योनसो को अपनी बाहों में लेकर बाहर निकलता है, उसी समय उसके पीछे फिर से बड़ी मात्रा में जहरीली गैस छोड़ी जाती है। राक्षस उस जहरीली धुंध के बीच तड़पता रहता है। वह जोर से उल्टी करता है और उसके मुंह से एक छोटी मछली बाहर गिरती है। गैस से घिरे लोगों में कोई खून की उल्टी करने लगता है, तो कोई अपने साथी को सीने से लगाए रो रहा होता है। एक तरफ इंसानों की चीखें गूंज रही थीं, दूसरी तरफ जानवर की दर्द भरी गर्जना, और सबसे ऊपर सरकार दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी। इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद भी वे राक्षस को खत्म नहीं कर पाए थे, क्योंकि वह राक्षस खुद झर और प्रदूषण से ही पैदा हुआ था। गांगडू चारों ओर नजर दौड़ाता है। अचानक वह पास पड़ा एक लंबा लोहे का डंडा उठा लेता है और एक बार फिर राक्षस की तरफ दौड़ पड़ता है। उधर उसका भाई पार्क नामिल एक मोलोटोव कॉकटेल उठाकर राक्षस पर फेंक देता है। एक बार फिर सबसे आगे लड़ रहे थे आम लोग। वहीं एक बेघर आदमी अपनी जान जोखिम में डालकर राक्षस के ऊपर चढ़ जाता है।
है और उसके ऊपर पेट्रोल से भरी एक बाल्टी उड़ेल देता है। राक्षस को कुछ भी समझ नहीं आता। वह सिर उठाकर उसी पेट्रोल को निगलने लगता है। पार्क नामिल आखिरी मोलोटोव कॉकटेल फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दबाजी में वह उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। तभी पार्क नामजू सामने आती है। वह एक जलती हुई बोतल से अपने तीर को आग लगाती है, धनुष पर तीर चढ़ाकर निशाना साधती है और तीर छोड़ देती है। तीर सीधा जाकर राक्षस की आंख में धंस जाता है। एक ही पल में आग उसकी पूरी देह में फैल जाती है। राक्षस दर्द से भयानक चीख मारता है। वह किसी तरह वहां से भागकर हान नदी में कूदना चाहता है, लेकिन ठीक उसी समय गांग डू सामने आ जाता है। वह पूरी ताकत से लोहे का नुकीला डंडा राक्षस के शरीर में घोंप देता है। राक्षस वहीं रुक जाता है, मानो पूरी दुनिया एक पल के लिए शांत हो गई हो। गांग डू के शरीर पर अस्पताल के मैले कुचैले कपड़े थे, लेकिन उसकी आंखों में पहले कभी न देखी गई दृढ़ता थी। उस पल उसने एक पिता होने का अपना पूरा फर्ज निभा दिया और शायद उसी क्षण वह अपने पुराने डरपोक रूप को भी हमेशा के लिए पीछे छोड़ चुका था। अमेरिकी सेना ने उसके शरीर पर जो ऑपरेशन किया था वह बेकार नहीं गया था। उन्होंने बस एक चीज का गलत अंदाजा लगाया था, एक पिता की ताकत का। धुंध एक दिन छोड़ जाती है, लेकिन ऐसे राक्षस कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। दुनिया की नजर में गांगडू शायद सिर्फ एक कमजोर और साधारण आदमी था, लेकिन अपनी बेटी के लिए उसने बार बार मौत का सामना किया। हर बार हथियार उठाया और आखिरी सांस तक लड़ता रहा। कड़ाके की ठंड में जब बाहर बर्फ गिर रही होती है, गांगडू घर के भीतर बैठा बाहर की हर हलचल सुनता रहता है और अपने पास रखी बंदूक को चुपचाप कसकर पकड़ लेता है। घटना के बाद सरकार सिर्फ एक औपचारिक बयान देकर इस पूरे हादसे को भुला देने की कोशिश करती है, लेकिन जो लोग इस त्रासदी में हमेशा के लिए चले गए वे कभी लौट कर नहीं आए। अपनी बेटी को बचाने के लिए गांगडू ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने सिर्फ इंसानों को खाने वाले राक्षस से ही नहीं, बल्कि निकम्मी और संवेदनहीन व्यवस्था से भी लड़ाई लड़ी, लेकिन आखिर में वह भी इस कठोर सच्चाई से हार गया। शायद यह लड़ाई शुरू होने से पहले ही एक ऐसी त्रासदी बन चुकी थी जिसका अंत कभी सुखद होना लिखा ही नहीं था।